हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं कक्षा 9 से 12 तक, उनको अपन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये किताबें सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी विद्यार्थी जो राजस्थान के अंदर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए ये सभी किताबें इम्पोर्टेंट है। इन्हें किताबों को जो है जरूर पढ़ें। इसके अंदर जो भी फैक्ट्स दे रखे हैं वो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। अब आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो है अपने कक्षा 9 के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। 6th चैप्टर था राजस्थान का एकीकरण, जिसे अपन ने लास्ट क्लास में शुरू किया था, और आज इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान के एकीकरण को कंप्लीट कर देंगे। कल हमने ये देखा था कि मत्स्य संघ जो है वो कैसे बनता है। उसमें एबीसीडी मिलते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है। उसका उद्घाटन एनबी गौड़गिल करते हैं। ठीक। और राज्य प्रमुख बनाया जाता है धौलपुर वालों को, उपराज्य प्रमुख करौली वालों को। ठीक। इसके बाद में आपका आता है राजस्थान संघ, जिसके राज्य प्रमुख होते हैं कोटा वाले, महाराज साहब, और उसके बाद में गोकुल लाल लसावा को प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है संयुक्त राजस्थान, जिसके प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं किसको, माणिक्यलाल वर्मा जी को। राज्य प्रमुख बनाया जाता है मेवाड़ के महाराणा साहब को। ठीक है। लेकिन जब मेवाड़ के महाराणा साहब जो है ये कहते हैं कि भाई अपने मंत्रिमंडल के अंदर जो जागीरदार वगैरह हैं उनको प्रतिनिधित्व देना, लेकिन जो माणिक्यलाल वर्मा जी है वो इनकार कर देते हैं, और वहीं से वैधानिक एक संकट उत्पन्न होता है। लेकिन आपको पता होगा संयुक्त राजस्थान का जो है उद्घाटन करने के लिए कौन आता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं। और वो जो है कहाँ आते हैं, तो उदयपुर आते हैं। कब आते हैं, तो 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन करना था। किसका? संयुक्त राजस्थान का, SR। ठीक है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। अब देखो इससे आगे की क्या स्टोरी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब आए तो उन्होंने वर्मा जी को सलाह दी, किसको? माणिक्यलाल वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले लें, और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और उनके साथ में राम मूर्ति जी दिल्ली जाकर के रियासती जो विभाग है उससे सलाह कर ले, वे है ना भाई। अगर देखो, इन्होंने कहा कि आप माणिक्यलाल वर्मा जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लो, और अगर आपको जो है कहीं पर भी ये प्रधानमंत्री, मतलब जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री थे वैसे नहीं, ये केवल इस संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बना रहे हैं इनको अभी। ठीक। अब तो इनको कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लो और मंत्रिमंडल गठित करो, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप और राम मूर्ति जी दोनों जो है दिल्ली जाकर के रियासती विभाग से सलाह ले लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ ही साथ वर्मा जी ने प्रधानमंत्री पद की जो है शपथ ली, और इसके पश्चात वर्मा जी ने अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह तक ही चला, क्योंकि आपको पता है कि भाई महाराणा साहब की कुछ और इच्छा थी, इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार गठित किया, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। लेकिन चलते चलते 11 माह तक चला। 11 माह के बाद ये समाप्त हुआ। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी भी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई थी। ठीक है। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उनके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायी को जो है, जो अपना उत्तरदायित्व था, कर्तव्य था, उसको निभाया। किसने? वर्मा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया। मंत्रिमंडल ने पूरा 11 महीने में ही ऐसा कार्य कर दिया कि कोई प्रांत या राज्य 11 सालों में भी नहीं कर पाया था। इसके बाद में जो है अब संयुक्त राजस्थान आ गया था एग्जिस्टेंस। उसके बाद अब बनेगा वृहद राजस्थान। तो वृहद राजस्थान का जो निर्माण है वो कैसे होता है, तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, क्या? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा जो है वो 20 जनवरी 1948 ईस्वी, कब? 20 जनवरी 1948 ईस्वी को एक प्रस्ताव के द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिला करके, है ना, क्या करना चाह रहे थे, तो वृहत राजस्थान का जो है राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी। कौन?
तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है। इन्होंने क्या मांग कर दी थी कि सभी रियासतें मिल करके वृहत राजस्थान का निर्माण हो, परंतु भारत सरकार के सामने इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक जो है कठिनाइयां थी। प्रदेश में जोधपुर हो, जयपुर है, बीकानेर है, ये ऐसी रियासतें थी जो भारत सरकार के द्वारा जो निश्चित किया गया मापदंड था उसके अनुसार अपना खुद का अलग से पृथक अस्तित्व रखना चाहे तो रख सकती थी। कौन कौन? जयपुर है, आपका जोधपुर है, बीकानेर है, ये रियासत है। किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्य, इन तीनों राज्यों की समस्या ये थी, जयपुर किसकी? जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जेबीजे की ये समस्या थी कि इनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी और जहां से क्या हो सकता था, सदैव आक्रमण का भय बना रहता था, ठीक है। तो ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का जो है अंग थी, आज भी है इसका अंगी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था, ठीक है। तो जो ये आपके जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर है, इनकी सीमा पाकिस्तान से लगती थी, तो इनके ऊपर एक तो आक्रमण की चिंता रहती थी, दूसरा ये थार के जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, थार का मरुस्थल, उस भाग का हिस्सा थे और वहां पर आर्थिक विकास के लिए जो धन चाहिए होता है, उतना धन जो है इन तीनों रियासतों के अस्तित्व मतलब इनके पास में नहीं था, इतना धन की हो ये जो है अपना एग्जिस्टेंस रख पाए। और आज भी आप लोग जानते हैं कि वहां पर जो है ऐसा कोई विशेष इंडस्ट्री वगैरह नहीं चलती है या कोई फसल वगैरह नहीं होती है कि वहां के लोगों का जीवन जो है अच्छा बने, ठीक है। अतः रियासती विभाग ने इन रियासतों को वृहत राजस्थान में शामिल करना चाहा था। तो इनका क्या टारगेट था अब रियासती विभाग का, कि भाई ये जब खुद का अस्तित्व रख नहीं पाएगी, आर्थिक विकास इतना कर नहीं पाएगी, पाकिस्तान का हमले का डर रहेगा, तो क्यों ना जो है इनको वृहत राजस्थान के अंदर मिला लिया जाए, ठीक है। तो फिर दिसंबर 1948 में, ठीक है, सीधे 12 महीने बाद, दिसंबर 1948 में प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन, कौन? वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के राजाओं से वृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। कहां के? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के, ठीक है। कौन इनसे बात कर रहा है? तो सरदार पटेल साहब की सहमति से वीपी मेनन, कौन? वीपी मेनन, कब? दिसंबर 1948 में। फिर इनके जो है बहुत सारी लगातार अंतोतगत्वा लगातार बैठकें चलती रही। कई बैठकों के बाद में वीपी मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में क्या हो गए? सफल हो गए। पहली बैठक में मना किया, दूसरी मना किया, तीसरी में थोड़ा माने, चौथी में मना लिया, ऐसे करके अल्टीमेटली इनको जो है मिलाने के लिए, शामिल करने के लिए वृहत राजस्थान में मना लिया। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था, ठीक है। 14 जनवरी 1949, कब? 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है और सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया और इसके पश्चात इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949, कब? 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का फिर आयोजन किया। कहां पर? दिल्ली के अंदर, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो भी आजकल है, आज भी जो है मीटिंग होती है तो सीधा दिल्ली भागते हैं, वैसे ही पहले भी मीटिंग हो रही थी तो दिल्ली भागना पड़ता था भाई, ठीक। अब देखो बैठक का आयोजन हुआ। फिर इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के बारे में अलग अलग, जैसे जयपुर के लिए कहा गया कि जयपुर के जो महाराजा है सवाई मान सिंह जी, उनको जीवन पर्यंत राज प्रमुख का पद दिया जाता है। कौन सा पद दिया गया? राज प्रमुख का पद दिया गया, ठीक है। कहां के राजा को? जयपुर के राजा को।
तो उदयपुर वालों को क्या दिया होगा, उनको तो पहले ही दे चुके थे। उनको क्या दिया वो देखो, उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह जी को जो है महाराज प्रमुख का कौन सा पद दिया गया, राज प्रमुख की जगह कौन सा कर दिया, महाराज, एक महापद आगे एड और कर दिया, तो महाराज प्रमुख का सम्माननीय पद दिया गया, किसको, उदयपुर के महाराणा साहब को। और वर्मा जी ने इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर जो है हस्ताक्षर फिर कर दिए। ठीक, चलो, इस बैठक में राजधानी का जो मसला था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया कि भाई राजधानी किसको बनानी है, ये बात जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर छोड़ दी गई। उनको जो है कह दिया गया कि ये मसला अब आप सॉल्व करोगे। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की यानी स्पेशलिस्ट की एक समिति, जिसमें थे पी सत्यनारायण राव समिति, क्या नाम था समिति का, पी सत्यनारायण राव समिति, नियुक्त की। और इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। तो जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की जो सिफारिश है वो किसने करी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाई गई समिति पी सत्यनारायण, उस पी सत्यनारायण समिति ने जो है यह सिफारिश करी थी। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के जो सरकारी कार्यालय हैं वो उन नगरों में रखने की क्या दे दी, सलाह दे दी। भाई जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, आपका कोटा, अजमेर, तो इन सभी को अलग अलग, उदयपुर, इनको जो है अलग अलग राज्य स्तर के जो कार्यालय हैं वो बांट दिए गए। इसीलिए आज आप देखते हैं ना कि भाई राजस्व विभाग देखे तो कहाँ जाते हैं अपन, अजमेर, शिक्षा विभाग के लिए बीकानेर, है ना, इसी पर उदयपुर में माइनिंग वगैरह, ठीक है। तो ऐसे जयपुर के अंदर पूरी राजधानी है ही है, ठीक है, ऐसे जो है ये बांट दिए गए। फिर सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली और फलस्वरूप जयपुर को जो है राजस्थान की राजधानी घोषित कर दिया गया। किसको, जयपुर को राजधानी घोषित कर दिया गया। हाईकोर्ट जो है वो जोधपुर में स्थापित किया गया। ठीक, हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर। शिक्षा विभाग बीकानेर के अंदर पहले भी था। खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग जो है वो आपके उदयपुर में दे दिया गया, आज भी उदयपुर के पास है। वन और सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में, ठीक है, और इनको दे दिया गया, ये विभाग दिए थे उस समय तो केवल। ठीक, फिर 30 मार्च 1949, कब, 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यह निर्णय भी लिया गया। और हीरालाल शास्त्री जो है उनको इस बृहद राजस्थान का क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो अभी तक प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं, तो गोकुल लाल असावा बने हैं, ठीक है, उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा जी भी बने हैं, फिर आपके हीरालाल शास्त्री को भी जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक, चलो, फिर आपके राजस्थान की जो विभिन्न रियासतें थी उनके विलय के साथ ही साथ राजस्थान में सदियों पुरानी जो राजशाही थी वो पूरी समाप्त हो गई। मेवाड़ के गुहिल राजवंश, मेवाड़ जैसलमेर के बाटी, जयपुर के कछावा, बूंदी के हाड़ा, चौहान राज संसार के जो है प्राचीनतम राजवंश में से थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राज प्रमुख के नवसर्जित जो पद थे, यानी जो राज प्रमुख पद था और महाराज प्रमुख जो पद था वो रह गया था, बाकी सब कुछ राजशाही के नाम पर अब खत्म हो गया। ये पद जो है संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपालों यानी गवर्नर के समकक्ष थे, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान और आपका जो मत्स्य संघ था वहां पर जो गवर्नर हुआ करते थे उन्हीं गवर्नर को ही जो है राज प्रमुख के समकक्ष माना गया। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी, उसका उदाहरण संसार के इतिहास में अगर ढूंढे तो भी हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि राजस्थान
का विलय या एकीकरण करना, वो भी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके, वो भी बिना किसी हिंसा के, बिना किसी झगड़े के, विद्रोह के, विरोध के ऐसा करना जो है आज तक इतिहास में ऐसा कभी उदाहरण नहीं मिलता है। और ये पहली ऐसी क्रांति है, रक्तहीन क्रांति है, जो आपका इम्पॉसिबल थी उस कार्य को कर दिखाया। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, अब देखो, फिर अब मत्स्य संघ का विलय कैसे होगा? अब वृहद राजस्थान जो बड़ा उसमें ये कैसे मत्स्य संघ कैसे मिलेगा? एबीसीडी मतलब, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की रियासतों के एकीकरण का 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया था। अब जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई थी, तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं रहा था, क्योंकि जो बड़ी बड़ी रियासतें जो खुद अपने आप में सक्षम थी अलग रहने के, वो भी आके मिल गई, तो इनको तो कौन रहने देता? मत्स्य संघ को, तो इसको भी ले आए। इन रियासतों को भी बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर राव देव, कौन सी समिति? डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया, और भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को जो है राजस्थान में मिला लिया। ठीक है, तो शंकर राव देव समिति जो थी, इन्होंने सिफारिश करी कि हाँ भाई, ये जो एबीसीडी है ना, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनको भी बृहद राजस्थान में मिला लिया जाए। तो इनको भी 15 मई 1949 को मिला लिया गया, और वहां के प्रधानमंत्री शोभाराम को जो है शास्त्री जो मंत्रिमंडल था, किसका? हीरालाल शास्त्री जी का जो मंत्रिमंडल था, उसमें जो है शामिल कर लिया गया, क्योंकि बेचारे जो प्रधानमंत्री बने हुए थे शोभाराम कुमावत जी, उनको हटाया थोड़ी जाएगा, उनको फिर मंत्रिमंडल में शामिल करा। तो 4 प्रधानमंत्री आते हैं, शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा जी, हीरालाल शास्त्री। क्लियर? नाम याद रखना। फिर देखिए, अब ये रहा पूरा आपका क्या, तो ये है राजस्थान का एकीकरण टेबल के रूप में। देखिएगा, प्रथम चरण, प्रथम चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। कौन मिलता है इसमें? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कब मिलता है? 18 मार्च 1948। द्वितीय चरण में कौन आता है? तो राजस्थान संघ अस्तित्व में आता है। राजस्थान संघ किससे मिलकर के बनता है? तो राजस्थान संघ में होता है बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ठीक है, कब? 25 मार्च 1948 को, यानी 7 दिन के बाद में ही। जब मत्स्य संघ बन गया था, उसके 7 दिन के बाद में ही राजस्थान संघ अस्तित्व में आता है। फिर तृतीय चरण में क्या हुआ? तो राजस्थान संघ जो था उसमें मेवाड़ को मिलाया, तो क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान या संयुक्त राज्य राजस्थान। ठीक है, और ये कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1948 को, यानी लगभग 1 महीने के बाद में। अब चौथा चरण, चौथा चरण है बृहत राजस्थान का। बृहत राजस्थान में क्या होता है? तो जो संयुक्त राज्य राजस्थान था, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, ये भी आ जाती है। ठीक है, याद रखने का तरीका है जे क्यूब बी। क्या? जे क्यूब बी। ठीक है, या ये कह सकते हैं 3 जे जो है तीसरे चरण में मिल गए और एक बी मिल गया। ठीक है, तो जे क्यूब बी का मतलब क्या है कि आपका जो तीसरा चरण था संयुक्त राज्य राजस्थान, उसमें जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर और बीकानेर ये मिल जाते हैं, और जो है बृहद राजस्थान अस्तित्व में आता है कब? 30 मार्च 1949। ठीक है, फिर पंचम चरण में क्या हुआ? तो संयुक्त राज्य बृहद राजस्थान नाम दिया गया। इसमें क्या होता है? तो जो बृहद राजस्थान बना था, उस बृहद राजस्थान के अंदर कौन आ जाता है? मत्स्य संघ आ जाता है। तो बृहद राजस्थान से मत्स्य संघ जब जुड़ा, तो इसका नाम हो गया संयुक्त राज्य बृहद राजस्थान। क्या नाम हो गया? संयुक्त राज्य बृहद राजस्थान। कब? तो 15 मई 1949। कब? 15 मई 1949। फिर छठा चरण आता है, और उसका नाम होता है संयुक्त राजस्थान। जो राज्य शब्द था वो हट जाता है। संयुक्त राज्य बृहद राजस्थान जो है, उसके अंदर सिरोही को मिला लिया जाता है। अब ये सिरोही कैसे मिलेगा उसकी बात अपन अभी आगे करेंगे। और सिरोही कब मिलता है? तो ये मिल जाता है 26 जनवरी 1950 को। कब?
26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार से संयुक्त राजस्थान बनता है। फिर 7वां चरण है जिसके अंदर क्या किया जाता है, पूरा का पूरा जो जो आज राजस्थान में आपको देखने को मिलता है वो पूरा पुनर्गठित राजस्थान बन जाता है। इसमें क्या होता है, तो ग श्रेणी का अजमेर राज्य और आबू रोड, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, ये सिरोही का एक तहसील है आबू रोड पूरा, ठीक है, वो, और सिरोही रियासत का पूर्व में जो बंबई राज्य में मिला हुआ हिस्सा था, यानी पहले सिरोही का कुछ भाग बंबई राज्य के अंदर भी जाता था, वो वाला भाग अब सिरोही में ही आ गया। और मध्य भारत का सुनेल टप्पा संयुक्त राजस्थान से मिला लिया गया, ठीक है। ये सब जो है ग श्रेणी का अजमेर, आबू रोड, सिरोही का वो भाग जो बंबई शहर बंबई राज्य में था वो भी आ गया, और मध्य भारत का जो सुनील टप्पा था, मध्य प्रदेश का मतलब, वो जो है अपने पास आ गया। इस प्रकार से पूरा राजस्थान बन जाता है कब, 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान एग्जिस्टेंस में आया, वही राजस्थान आज वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार से राजस्थान का जो है 7 अलग अलग चरणों के अंदर पूरा गठन हो जाता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से 100% एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अब देखते हैं सिरोही कैसे मिला था। तो देखो, सिरोही का प्रश्न, गुजरात के नेता हैं जो सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। गुजरात चाहता था कि जो ये माउंट आबू वाला भाग है, वो माउंट आबू मतलब ये आबरूड वाला भाग, ये जो है गुजरात के साथ में मिले। कौन चाह रहा था, गुजरात के नेता। और रियासती विभाग उनके प्रभाव में था। रियासती विभाग जो है वो किसके अंडर में काम, मतलब एक तरह से प्रभाव में था, किससे जो है ये सोच रहा था, तो वो था भाई गुजरात के। क्यों, क्योंकि उस जमाने के जो राजस्थान का एकीकरण के समय पर जो भी बड़े नेता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे, वो सभी गुजरात के थे। और उनका टारगेट क्या रहेगा, हमेशा गुजरात को थोड़ा सा तो भाई अपॉर्चुनिटी मिलती ही है, अपने होते हैं तो इस वजह से उनका प्रभाव था रियासती विभाग में। तो फिर क्या हुआ कि जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने क्या करा, नवंबर 1947 में, कब, नवंबर 1947 में, यानी देश आजाद होने के 3 महीने बाद सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटा करके गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया था। कब, नवंबर 1947 में जो सिरोही था उसको राजपूताना एजेंसी से हटाया और उसको गुजरात एजेंसी में इंक्लूड कर दिया था। यह नवंबर 1947 की बात है। जनता ने विरोध भी किया था, फिर भी ऐसा हुआ। फिर सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बंबई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों के बाद में उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। और इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री है श्री हीरालाल शास्त्री, उन्होंने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा। यह जानकर प्रसन्नता हुई, यह जानकर के खुशी हुई कि उदयपुर जो है वो संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है, और इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और अवश्य भावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। और शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर फिर नहीं मिला। तो देखिए, बात है 1947 की, जब नवंबर में राजस्थान सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी में डाला गया। तो जो है आपको पता हो भाई, ये तो डाल दिया इन्होंने, अपनी तरफ से चीटिंग करनी थी वो कर ली। लेकिन बाद में सिरोही की जनता ने मांग की कि हम जो है बॉम्बे में नहीं मिलेंगे, बंबई राज्य जो है उसमें नहीं मिलेंगे। तो आपका उसी समय पर कुछ ही दिनों के बाद में उदयपुर मान गया था संयुक्त राजस्थान में जुड़ने के लिए। तो उदयपुर जब जुड़ना चाहा तो हीरालाल शास्त्री जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो है तार भेजा, इंफॉर्मेशन न्यूज भेजी, मैसेज भेजा कि हमें जान करके ये खुशी है कि उदयपुर जो है संयुक्त राजस्थान में मिल रहा है। अब अगर संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मिल रहा है तो मेवाड़ के अंदर ही जो है सिरोही का लातो आता था, है। तो इसका मतलब सिरोही को तो अवश्य रूप से ही हमें जो है अब इसमें मिलाना होगा, संयुक्त राजस्थान में मिलाना होगा, है ना। लेकिन इसका कोई उन्हें उत्तर नहीं मिला। फिर आगे क्या हुआ देखो।
फिर 18 अप्रैल को जब संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की जो अपनी भावनाएं थी जो वो अवगत करवाई, उनको बताया कि भाई सिरोही जो है वो मुंबई राज्य में भी मिलना नहीं चाहता है, गुजरात में भी मिलना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि संयुक्त राजस्थान में मिले। ये बात किसको पता चली? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बात करी, तो किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में शामिल कर लिया। अब उस समय के गोकुल भाई भट्ट जो है, हीरालाल शास्त्री जी ने अपने तार में कह ही दिया था कि सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट जो है वो नहीं कहेंगे तो उनके बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। तो जो शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला, तो नेहरू जी ने फिर बात करी पटेल जी से कि भाई ये क्या दिक्कत है, सिरोही की जनता का ऐसा मानना है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर सरदार पटेल ने दिमाग लगाया कि ठीक है, गोकुल भाई भट्ट इतना ही विरोध कर रहे हैं तो उनका जो जन्म स्थान है हाथल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मैं राजस्थान को दे देता हूँ, बाकी बचा हुआ सिरोही का जो भाग है वो तो मैं ले ही सकता हूँ। ऐसा मानना किसका था? सरदार पटेल का। और उन्होंने उसको गुजरात में मिला दिया। पर इस निर्णय के फलस्वरूप क्या हुआ कि सिरोही में और ज्यादा व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ और यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अंततः निर्णय लिया कि हम जो है इस पर एक बार पुनर्विचार जरूर करेंगे। और फिर राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया गया। तो 1 नवंबर 1956 को निराकरण कैसे हुआ? तो ये निराकरण होता है तब जब जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने सिफारिश करी कि भाई जो माउंट आबू वाला भाग सरदार पटेल ने गुजरात में मिलाया है उसको पूरा राजस्थान में मिलाया जाए। इस प्रकार से जो आज आप सिरोही का भाग जो राजस्थान के अंदर देखते हैं वो 1 नवंबर 1956 को पूरी तरह से आया था राजस्थान के पास में। फिर अब जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, उसका कैसे विलय होता है? यह कैसी श्रेणी का रियासत थी? तो ये ग श्रेणी का था। ठीक है, अब देखो, तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग रही थी कि बृहद राजस्थान न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। यानी इनका यही मानना था कि राजस्थान के अंदर अजमेर भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व की कभी जो है इस पक्ष में नहीं रहा। अजमेर जो है वो कभी भी कांग्रेस नेतृत्व के पक्ष में नहीं रहा था। तो सन 1952 के जब आम चुनाव हुए तो उसके बाद वहां पर हरि भाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था और अब तो वहां का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है। किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसने अजमेर के नेताओं से इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। और तदनुसार फिर 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ ही साथ अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया और इस प्रकार राजस्थान का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो मार्च 1948 में शुरू होती है, 18 मार्च 1948 को, और 1 नवंबर 1956 को जो है संपूर्ण हुई। और वैसे आप लोग ये भी जानते हैं कि जब ये 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुई तो राजस्थान जो है वो एग्जिस्टेंस में आया और जो आज राजस्थान हमें दिखाई देता है वो इस प्रकार से 7 चरणों में बनता है। कब से कब? तो 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है, और आज आप जानते हैं कि जब बना था तब 26-25 जिले थे, बाद में इसके 33 हुए, अब आज 50 जिले बन चुके हैं। इसको भी अपन आगे
पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार जो है राजस्थान अध्ययन की किताबें पूरी होने के बाद, ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।